नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने केवीएस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ, जो कि फरवरी 2019 में हुआ था। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में जब मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर होने गया था, तो उस समय मैं टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैं काम कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में। और साथ ही साथ में मेरे पास मौसम विभाग की तरफ से साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन हो मतलब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका था और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की तरफ से डिप्टी इंजीनियर की पोस्ट पे 5 साल के फिक्स्ड टेन्योर पे मुझे ऑफर लेटर मिल चुका था, और जिसके लिए भी मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करके करेंट जॉब को मैं कंटिन्यू किए हुए था। इन सब कारणों से सच बात ये थी कि जब मैं केवीएस का इंटरव्यू देने गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली केवीएस का प्रिपरेशन करके नहीं गया था, और एक-एक मतलब कम कह लीजिए कि आप केवीएस के बारे में जो छोटी या बेसिक बेसिक जानकारी होती है, वो भी नहीं इकट्ठा करके गया था, जिसके कारण से कुछ क्वेश्चंस में मुझे दिक्कतें हुई। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस जब आप सुनेंगे, पूरा देखेंगे, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप चाहे जिस भी पोस्ट के लिए, चाहे पीआरटी के लिए, चाहे टीजीटी के लिए, चाहे पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केवीएस से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको पहले से ही प्रिपेयर करके इंटरव्यू में हाजिर होना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम एक एक करके अपने क्वेश्चंस को बताएंगे कि मुझसे क्या पूछा गया और उसका आंसर मैंने क्या दिया, और ताकि आप रिलेट कर पाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप कैसा आंसर दोगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इंटरव्यू जो शुरू हुआ था उसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। इंग्लिश में हमने शुरुआत किया, फिर इंग्लिश हिंदी में होते होते वो हिंदी में जाके ख़त्म हुआ। तो दोनों ही लैंग्वेज ज़रूरी है। इंग्लिश के बिना आप सोचेंगे केवल हिंदी में काम चलेगा, तो ऐसा केवीएस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवीएस इंग्लिश मीडियम का विद्यालय, सीबीएसई पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। आप मैक्सिमम टाइम 80% 70% हिंदी यूज कर सकते हैं, लेकिन 20% से 30% एटलीस्ट आपको इंग्लिश भी यूज करना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से इंग्लिश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इंग्लिश में मेरा इंट्रोडक्शन शुरू हुआ और बीच में इंग्लिश हिंदी की बातें होने लगी, फिर बाद में हिंदी में वो जाके पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया, जब इंटरव्यूअर को ये एहसास हो जाना चाहिए कि ठीक है, इसको इंग्लिश समझ में आती है, हल्का फुल्का बोल भी सकता है। और एक बात और बताऊं, मेरा इंटरव्यू जो टाइमिंग था वो लगभग 15 मिनट के आसपास चला था। 15 से हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा ही चला हो, तो इतना देर मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब वो एक एक करके हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कि कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब मैं जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आप इंटरव्यू जो पैनल होता है आपका, उसके बाहर वेट करते हो। जब आपकी बारी होती है तो अटेंडेंट आपको भेज दिया, तो सबसे पहले जो आपको बैठने के लिए बोला जाता है, बैठने के बाद उनमें से कोई आपसे, यही मैक्सिमम लोगों से 95% केस में वही किया जाता है कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, और मुझसे भी वही पूछा। मुझसे बोले कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी मुझे इंट्रोडक्शन देना था। तो इंट्रोडक्शन दोस्तों मैं 1 से 1.5 मिनट का प्रिपेयर करके गया था इंग्लिश में, और वो मैंने बता दिया, जिसमें मैंने क्या-क्या मेंशन किया। अपना नाम मेंशन किया, अपना नाम, अपने नाम के बाद हमने एड्रेस मेंशन किया। एड्रेस में केवल डिस्ट्रिक्ट और फिर जो स्टेट है उसको मेंशन किया, पूरा गाँव वगैरह नहीं बताया, पिताजी का नाम नहीं बताया। इसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीटेक, एमटेक सबको बताते हैं, उसमें किस ईयर में पास किए और किस कॉलेज से पास किए, ये चीज़। और फिर मेजर वर्क्स जो स्टडी के दौरान में आप कराओ, जैसे एमटेक के दौरान मैंने थीसिस वर्क कर रखा था, वो उसको बताया। और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि मैं आईबीएम इंडिया आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर चुका हूँ, और इस समय में जो, जैसा कि मैंने बताया, टेक्यूब के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। इतना बता के मैंने अपने इंट्रोडक्शन को स्टॉप किया। जैसे ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन समाप्त किया, तो अब अच्छा ये मैं बता दूं, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन एक पार्ट है जो कि इंटरव्यू में हर कोई से पूछा जाता है। 95% लोगों से इंट्रोडक्शन पूछा ही जाता है, और इंट्रोडक्शन अगर आपने सही बता दिया, अच्छे से प्लान करके बताया है, तो इससे आपकी इंग्लिश की नॉलेज भी आ जाती है कि मतलब इंटरव्यूअर को लग जाता है इंग्लिश में ये बोल सकता है। और इंटरव्यूअर में इंट्रोडक्शन में आपने जो जो चीज़ें मेंशन की है, वही डायरेक्शन भी डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू में आने वाले क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। इस पे अलग से कभी वीडियो हम बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आया कि आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं और इतनी अच्छी सैलरी है, क्योंकि एक फॉर्म उसमें भरवाया जाता है कि आपकी करंट, मतलब जो भी करंट जॉब वगैरह था, तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था, उसमें सैलरी का कॉलम था, तो सैलरी भी मैंने 72,000 भरी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि इतनी हैंडसम सैलरी पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आप केवीएस की पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई किए और क्यों आना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसके आंसर में दोस्तों मैंने उनको बताया कि ये एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट जो है 3 ईयर्स के लिए हमारा उसमें फिक्स टेन्योर की जॉब है,
और जो कि सितंबर 20 में समाप्त हो जाएगा सर। तो और हम लोग की लगातार अपने ऊपर के ऑफिसर से बात होती रहती है, तो वो लोग कभी भी ये कंफर्म नहीं करते कि इसका परमानेंट किया जाएगा कि नहीं, या कंटिन्यू आगे एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं। इसलिए सर स्थायित्व के लिए या परमानेंट जॉब के लिए मैं जो है केवीएस में अप्लाई किया हूँ और इस जॉब को करना चाहता हूँ। इसके बाद एक जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे वहाँ पे मुझे उनके हाथ में चला गया ये इंटरव्यू, वो लेना शुरू किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो। तो तीसरे क्वेश्चन के तौर पर उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो। वहाँ पे मैंने बताया सर FIT यानी फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ, उसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ, और सर वहाँ स्पेशल गेट की क्लासेस चलती है जिसमें मैं NT यानी नेटवर्क थ्योरी भी पढ़ाता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सच बात यह है कि मैं उस समय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा रहा था, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम अपने इंटरव्यू में नहीं लिया। नहीं, अगर आप सोचेंगे सच बोलना है और सच में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ले लेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे अच्छे से आती थी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं आती। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप बता देंगे मैं पढ़ाता हूँ, उससे क्वेश्चन पूछा गया और आप नहीं बता पा रहे हो, तो आपका इंटरव्यू बहुत ही खराब हो जाता है। तो इतना झूठ भी वहाँ पे बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिया। जैसे ही इन सब सब्जेक्ट का नाम लिया, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, जिनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो बीटेक के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, जो कि TGT-EE के लिए, तो वो जानते हैं कि जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस का मैं नाम लेने वाला हूँ। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में पूछा चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्या, बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो गए, तो उनमें उन्होंने मुझसे सुपर पोजिशन थ्योरम पूछा, रेजोनेंस के बारे में पूछा, फिर कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट के पूछा, उसी में यूनिवर्सल गेट्स भी पूछा था क्या होते हैं और उनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है। ओपैम्प के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, डीबी और डीबीएम में डिफरेंस पूछे थे, मे भी एक दो और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे हों। इन क्वेश्चंस को सुन के आपको आइडिया लग रहा है कि जो बीटेक है वो जानते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत डेप्थ में नहीं है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे तो इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे। तो आराम से मैंने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया। एक क्वेश्चन पे शायद थोड़ी सी वो भी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, मैंने कहा नहीं सर ये सही है। इस प्रकार से मैंने अपने और तर्क को दिया था। उसके बाद टेक्निकल हाथ से मेरा चला गया, तो दूसरे टीचर के दूसरे पैनल मेंबर के हाथ में जब गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए, ये सब तो ठीक है, आपको केवीएस में क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ा सकते हैं, क्या पढ़ाना है आपको केवीएस में। ये पांचवा क्वेश्चन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे मेरी गलती थी। जैसे अभी मैं वर्क, चूंकि TGT-EE वर्क कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि क्या पढ़ाते हैं, आप लोगों को भी मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। लेकिन जब मैं खुद इंटरव्यू देने गया था मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला कि सर हम लोग मैथ्स पढ़ा सकते हैं या फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इंग्लिश या कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए तो हमारे पास डेडिकेटेड टीचर हैं, हमारे पास PGT मैथ्स हैं, हमारे पास PGT साइंस है, TGT साइंस है, PGT फिजिक्स है, तो आपसे क्यों मैथ और फिजिक्स पढ़वाएंगे, आपको क्या पढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सच में मेरे पास दोस्तों नहीं था, और इसका खामियाजा मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे इंटरव्यू मार्क्स जब आप मेरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जरूर मुझे मिला होगा। मैंने कहा सॉरी सर, क्या पढ़ाना है ये तो मुझे नहीं आइडिया। तो वो बोले कि क्यों, अपना सिलेबस देख के नहीं है, आप इंटरव्यू देने आए तो आपको सिलेबस देख के आना चाहिए था। तो मैंने कहा सर सिलेबस देख के तो आया हूँ, लेकिन जो हम लोगों के अपने एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाना था, जो हम लोगों के असेसमेंट के लिए जो पूछा जाना है, उस सिलेबस को देखा हूँ, सिलेक्शन के बाद क्या पढ़ाना है वो देख के नहीं आया हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे कुछ ही खुद ही बताया कि वहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको घरेलू उपकरण जो भी होंगे उनके खोल खोल के दिखाना पड़ता है। ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हीटर हो गया, रेडियो हो गया, ये सब खोल के आपको दिखाना पड़ेगा। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम होगी, उनको करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है सर, अगर ऐसा भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मेरी करेंट जॉब है इसमें भी हम लोग बीटेक के स्टूडेंट्स को जो है लैब कराते हैं, और लैब में हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, चाहे CRO हो, चाहे मल्टीमीटर हो, चाहे दूसरे इक्विपमेंट्स हो, सबके बारे में डिटेल में उनकी वर्किंग हमको बच्चों को समझानी पड़ती है। तो हम वहाँ पे बच्चों को एक एक चीज़ समझाते ही हैं। तो यहाँ इंटर कॉलेज में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी बच्चों को समझा लेंगे कि ये हीटर है, ये क्या है, आयरन है, या चाहे जो भी रेडियो है उसको ओपन करके एक्सप्लेन करना होगा, आराम से कर सकते हैं। क्योंकि सेम प्रोसेस यहाँ पे हमें बीटेक हायर बच्चों को भी वही चीज़ें करनी पड़ती है लैब वगैरह में ले जाके। और रही बात पब्लिक एड्रेसिंग की, तो उस समय देखिए बड़े ही कॉन्फिडेंस में मैंने ये बात बोला था कि सर पब्लिक एड्रेसिंग की रही बात, तो पब्लिक एड्रेसिंग हमारे लिए कोई डिफिकल्टी का काम नहीं है, क्योंकि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं तो अपने कॉलेज में जो भी काम हुआ उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को, ये सारा कुछ हम IIT कानपुर में या फिर दूसरे IITs में जब भी हमारी मीटिंग्स होती है वहाँ के प्रोफेसर्स के सामने हमको प्रेजेंट करना होता है, और वो हम करते हैं। तो जब हम IIT के प्रोफेसर्स के सामने अपने कॉलेज के प्रोग्रेस वगैरह को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर पब्लिक एड्रेसिंग से किस बात का डर, हम कहीं पर भी अपने बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दरअसल वो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बोले थे, और मैं पब्लिक एड्रेसिंग मतलब लोगों के बीच में बात करना ये समझ के इस हिसाब से आंसर दे दिया। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली तो वहाँ से एक बात इंटरव्यू पैनल में से एक मेंबर ने बोला कि आपका कॉन्फिडेंस तो गजब का है।
क्योंकि मैंने आईआईटी प्रोफेसर्स के सामने बोलने की बात करी थी और थोड़ा ठीक-ठाक ही आवाज़ में बोली थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका कॉन्फिडेंस गज़ब का है। और जब वो ये चीज़ बोले तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं सटायर बोले, उनको बुरा तो नहीं लग गया, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन फिर मैंने इग्नोर किया कि चलो जो भी, अब तो मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, चलो आगे सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत गज़ब का है, लेकिन आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आप एमटेक हैं और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप टीजीटी-डब्ल्यूई की पोस्ट पे ज़्यादा दिन काम करेंगे अगर हम आपका सिलेक्शन भी कर लें तो, क्योंकि आपका जैसे ही ऊँची पोस्ट पे सिलेक्शन होगा, आप इसको छोड़ के चले जाएँगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन के जवाब में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो बोल जाते हैं कि हाँ, नहीं, नहीं, नहीं जाएँगे, हम तो केवीएस में ही करेंगे। तो हमने साफ-साफ बोला कि नहीं भाई, को क्यों? मैंने बोला कि हाँ सर, बिल्कुल सबको ही पसंद है अपना पर्सनल प्रोग्रेस, तो मेरा भी अगर सिलेक्शन ऊँची पोस्ट पे हो जाएगा तो बिल्कुल चला जाऊँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सर हम लोग उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये वाली जॉब तो परमानेंट नहीं होगी। और रही बात आने वाली वैकेंसी की, तो 3-4 सालों तक कोई चांस नहीं लग रहा है। लगभग 5 सालों तक कोई चांस नहीं है कि नई वैकेंसी आए जिसमें हम लोग रिक्रूटमेंट में भाग लेके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँ। और सर अगर 4-5 साल बाद जब रिक्रूटमेंट आएगा तो उस समय सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी केवीएस में ही इतने सीनियर हो चुके रहेंगे 5 साल सर्विस करने के बाद, कि उसके बाद जॉब चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस चीज़ आधार से सर, हम अब अगर केवीएस में भी सिलेक्शन होता है तो हम केवीएस में टिकेंगे और जॉब पूरी तरीके से करेंगे। तो इसको मैंने ये नहीं, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो लोग कहने लगते हैं कि नहीं मैं तो केवीएस में ही करूँगा, तो ये तो गलत बात है ना। आप आपका ऑब्वियसली आप हाँ कहिए, लेकिन उसके लिए एक जस्टिफिकेशन दीजिए। तो वो मैंने वहाँ इंटरव्यू में किया था। उसके बाद दूसरे इंटरव्यूअर के हाथ में गया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, दिक्कत ये होती है कि केवीएस की जॉब के बारे में आप जानते होंगे कि ये ऑल इंडिया जॉब है। आपको पोस्टिंग कहीं पे भी मिल सकती है, आपको कश्मीर मिल सकती है, आपको नॉर्थ ईस्ट मिल सकता है, ऐसे-ऐसे अंडमान निकोबार मिल सकता है, ऐसा बोल के। तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा, क्या आप ये सब कर पाओगे? तो मैंने उनको बोला कि हाँ सर, ये मुश्किल होगी, मतलब कई लोगों के लिए आप सही कह रहे हैं कि मुश्किल होगा घर से बाहर रह के जॉब करना। लेकिन सर मेरे केस की बात करें तो मैं ऑलरेडी बैंगलोर में जॉब कर चुका हूँ, मैं मुंबई में जॉब कर चुका हूँ, हरियाणा से मेरी पढ़ाई है, यूपी का रहने वाला हूँ, बिहार में अभी भी जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे जो जगह चेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन सर मुझे पसंद है कि मैं भारत के कई सारे हिस्सों में काम काम करूँ। और पर्सनल लेवल पे सर ये हो पाना अभी तक मैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा है कि मैं जाऊँ और घूमूँ। लेकिन ये इसीलिए मैं केवीएस में और मेरे मैं जॉइन करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि काम के दौरान समय-समय पे आपको देश के डिफरेंट-डिफरेंट हिस्सों में जाके वहाँ पे काम करना, वहाँ के कल्चर को सीखना और वहाँ घूमने-फिरने की आज़ादी मिल जाती है, मतलब मौका मिल जाता है। इसलिए ये सर, ये जो कंडीशन है ऑल इंडिया वाली, वो औरों के लिए मेबी परेशानी हो, लेकिन मेरे लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये बात मैंने उनको बोली, ऐसे कही, तो उन्होंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो मैं सभी पैनल मेंबर्स को थैंक यू बोला। थैंक यू बोल के उठ के 2-3 कदम ही पीछे गया होऊँगा कि एक बहुत ही बुजुर्ग थे इंटरव्यू पैनल, मुझे लगता है 60 या 60 प्लस हो चुके थे। तो उन्होंने कहा, सब तो ठीक है अजय, लेकिन आपकी राइटिंग बहुत खराब है। तो मैं फिर से पीछे मुड़ा, जो कि पीछे मुड़ा और वहीं पे खड़े होके सहमति जताते हुए बोला, सच में ये अच्छा मेरी राइटिंग उनको कैसे पता चली? क्योंकि केवीएस के इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग एक 5-6 पेज जो है आपके हैंड रिटेन से कुछ चीज़ें भरवाते हैं, लिखवाते हैं उसमें। और मेरा हुआ क्या था कि मैं जो टेक्यू असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा था, उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई वर्कशॉप था। मैं इंदौर से तुरंत ही आया था और मैं अपना फॉर्म वगैरह पहले से नहीं भरा था, इंदौर से आया था, इंदौर से दिल्ली पहुँचा, दिल्ली वहीं नोएडा में जो है, मैंने वहीं लगे हाथ वो फॉर्म भरने लगा और फॉर्म मैंने इतनी तेज़ी से भरा कि मेरी सच में राइटिंग ख़राब है और वहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसी को पढ़ के वो बोले कि अजय आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं सहमति जताते हुए बोला कि यस सर, राइटिंग तो ख़राब है, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने एक फिर बोला कि नहीं, अब ये इम्प्रूव नहीं होगी। मैं कहा सर कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन सही बात है, मैं मानता हूँ कि मेरी राइटिंग ख़राब है। बोले ठीक है, अच्छा आप जा सकते हैं। इसके बाद उन लोगों ने मुझे छुट्टी किया, मैं थैंक यू बोल के वहाँ इंटरव्यू से बाहर निकल गया। तो दोस्तों ये रहा मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इंटरव्यू है वो लक पे डिपेंड करता है, तो मुझे तो लगता है कि नहीं, लक पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली लक पे डिपेंड करता है, लेकिन लक का जो होता है वो 10 टू 25-30% मैक्सिमम ही वेटेज होता है। बाकी जो 75 से लेके 90% तक आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। चाहे, क्योंकि जब इंटरव्यूअर दूसरी तरफ जाने लगे, आपके टफ जोन में जाने लगे, तो उसको कैसे अपने कंफर्टेबल जोन में ले आना है, कितना झूठ बोलना है, कितना सही बोलना है, ये सब अगर आप पहले से ही, और प्रैक्टिस, आईने के सामने बोल बोल के आपने प्रैक्टिस किया आपको क्या बोलना है, तो फिर इंटरव्यू जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ईजिली आप उसको पार कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप लक के भरोसे जाओगे कि लक पे हमको जो आता है वही पूछ लें, तो फिर ये मुश्किल है। आपको जो आता है उधर इंटरव्यूअर को लेके
आना पड़ता है। वैसे इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स या टिप्स हैं उससे रिलेटेड मैं इसी चैनल पे, जैसे इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कभी फंसने लगे, टफ टफ क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं तो कैसे उससे निकल के अपनी तरफ लेके आना इंटरव्यूअर को, इससे रिलेटेड मैं वीडियोज इसी चैनल पे बनाते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको आइडिया लगा होगा कि आपके के आधार पे, यानी जैसे आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो या फिर पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर टीजीटी के किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आप किस प्रकार के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो। आपसे अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे, इसके लिए आपको कुछ बेसिक आइडिया लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ फिर से कि ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।